सो गाइस, बहुत से लोग मेरे को कमेंट्स में रीच आउट करके बोलते थे कि क्या इंडिया से जॉब लगना यहाँ पर पॉसिबल है नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो फिर किस तरीके से अप्लाई करें। तो फिर मैंने बहुत जगह लोगों को ढूंढा कि कोई मेरे को एक ऐसा एग्जांपल मिल जाए जिसकी इंडिया से जॉब लगी हो, एंड फिर ढूंढते ढूंढते मेरे को मेरी वाइफ ही मिल गई। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग बिफोर यू ज़हरा अलवी, एंड शी इज़ ऑफ कोर्स माई वाइफ। एंड मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में बताया ही है कि इनकी जॉब डायरेक्टली इंडिया से ही लगी थी। तो मैंने सोचा कि ज़हरा से ही सुनते हैं कि ज़हरा का कैसा एक्सपीरियंस था, एंड क्या उसने चीज़ें की थी जिससे कि उसको लगता है उसकी हेल्प हुई जल्दी से जॉब लगने में इंडिया से। एंड चलो फिर एक इंटरव्यू टाइप का शुरू करते हैं। आई थिंक थोड़ा पॉडकास्ट वाली फीलिंग आ रही है। पॉडकास्ट मत बोलो इस टाइम पे। ठीक है, हाँ। तो फिर आई थिंक लेट्स डाइव डीप इनटू दिस interview sort of a video, and so Zahra, would you like to introduce yourself? Yes, so as Ketan mentioned, my name is Zahra, and मैं इससे पहले दुबई आने से पहले गुड़गांव में जॉब करती थी for approximately 5 to 6 years in a pharma consulting company, and उसके बाद when we decided to come here, तो हम लोग almost साथ में ही आए 2.5 साल से, यहाँ आके then I'm working again in a management consulting firm since then. Okay, nice. तो आई थिंक टू स्टार्ट ऑफ विद, मेरे ख्याल से सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि एज अ कपल, ऑफ कोर्स मतलब मेरे को तो आंसर पता है, बट हाँ फॉर द ऑडियंस, एज अ कपल के क्या लगता है कि हमारा रीज़न क्या था कि दुबई चूज़ करने का ओवर अदर कंट्रीज़ लाइक कनाडा, यूएस, यूके एंड सो ऑन? आई थिंक सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड हमने किया कि हमें इंडिया से मूव आउट होना है, एंड उसके लिए देन वी स्टार्टेड लुकिंग एट अदर कंट्रीज़ कि वेयर शुड वी गो। तो इंडिया से मूव आउट होने का रीज़न कुछ और नहीं, बस एक प्रोफेशनल ग्रोथ एंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड के लिए। आई थिंक ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हमारी एज ग्रुप के उनका यही होता है। तो हमारा भी सिमिलर ही रीज़न था, एंड देन वी लुक्ड एट द पॉसिबिलिटीज़। उस टाइम पे जब हमने देखना शुरू किया था तो कनाडा वाज अ वेरी हॉट फेवरेट, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे थे। इन सब में कुछ चैलेंजेस थे, पॉजिटिव्स भी थे। फॉर एग्जाम्पल दे वर टू फार अवे, उनका प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, विच मेंट कि आपको एक परमानेंट रेजिडेंसी या पीआर चाहिए होती थी जाने के लिए, एंड देन यू लुक फॉर जॉब्स एक्सेट्रा। एंड आई थिंक हम दोनों का ही ये था कि वी डिड नॉट वांट टू टेक टू मच रिस्क, विच मेंट कि हम ये नहीं चाहते थे हम बस जॉब छोड़ के चले जाएं, जॉब ढूंढें। एंड मिडल ईस्ट वाज दैट प्लेस विच अलाउड अस टू secure a job from India and then come here. So Dubai being one of the biggest and the most populous cities, I think for those reasons we chose कि ठीक है दुबई से ही स्टार्ट करते हैं। आई थिंक इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है, वाई यू शुड चूज़ दुबई ओवर अदर कंट्रीज़ लाइक यूएस, कनाडा। अगर आप लोगों ने वो चेकआउट नहीं किया है, सो मे बी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। उसमें हम लोगों ने हमारा ही पर्सपेक्टिव बताया है कि क्यों हम लोगों ने दुबई चूज़ किया ओवर अदर कंट्रीज़। ओके, सो मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारी जॉब अप्लाई करने की जर्नी कैसी थी कि व्हेन डिड यू एक्चुअली स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब्स, व्हेन डिड यू एक्चुअली स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब सीरियसली, आई शुड से, एंड क्या थोड़ा सा आपने कोई रिसर्च भी की थी जॉब अप्लाई करने से पहले कि कैसा रिज्यूमे पैटर्न मेरे को बनाना है, क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, या फिर आपने सीधे डायरेक्टली जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दी थी? So to be honest, मैं पहले बिल्कुल भी सीरियसली नहीं अप्लाई कर रही थी। आई थिंक बिटवीन द टू ऑफ अस यू वर मोर सीरियस एंड यू गॉट मोर कॉल्स एज वेल बिफोर आई डिड। तो मैं अप्लाई कर रही थी, बट ऐसा नहीं था कि मैं ज़्यादा टाइम दे रही थी उस चीज़ को, बिकॉज उस वक्त जो मेरा इंडिया में करियर चल रहा था दैट वाज आल्सो एट अ वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट, सो आई वाज मोर फोकस्ड देयर। बट हाँ, आई थिंक 4-5 months into your job application, then I also became quite serious कि ठीक है मुझे भी इसको seriously pursue करना पड़ेगा if we want to do this. तो I think it was January of that year. तब मैंने which year January of 2022? 2022. Yeah. January of 2022 तब मैंने अपनी CV अपडेट की by doing some high level research कि ठीक है how do I write correct sentences which have an impact on the recruiter etc. एंड एक जो मैंने अप्रोच अपने केस में यूज़ की वॉज कि मेरे जो स्किल सेट था उसमें 2 मेजॉरिटी प्रोफाइल्स बन रही थी, एंड दोनों ही मेरे स्ट्रॉन्ग स्किल सेट थे एंड समथिंग दैट आई वुड हैव वांटेड टू परस्यूड। तो मैंने 2 CV बनाई ऑफ 2 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशंस और रोल्स दैट आई कुड परस्यू। तो उससे क्या हुआ कि मुझे 2 क्लियर पाथ्स पता चल गए कि मुझे इन 2 फील्ड्स में जॉब्स देखनी है।
एंड तब मैंने उस टाइम पे ये 2 CVs यूज़ करके अप्लाई करना शुरू किया. ऑब्वियसली जब मैं किसी एक पर्टिकुलर जॉब में अप्लाई करती तो कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ जाते थे टू सूट दैट ऑर्गेनाइजेशन और दैट पर्टिकुलर रोल, बट आई थिंक 80-90% CV वही रहती थी. ओके. एंड आई थिंक रेज्यूमे के बारे में हम लोगों ने एक और डिटेल्ड वीडियो बनाया भी जिसमें हम लोग एग्जैक्टली ये कवर करते हैं कि हमारी रेज्यूमे की स्ट्रैटेजी क्या थी. जैसे अभी ज़हरा ने बताया कि इनके 2 स्किल सेट थे, तो इसी तरीके से मैंने उस रेज्यूमे के वीडियो में ये भी बताया कि डू नॉट यूज़ वन रेज्यूमे फॉर एवरी जॉब एप्लीकेशन. सारे जॉब एप्लीकेशन के लिए आपको अलग अलग रेज्यूमे क्यूरेट करके बनाना है. आई थिंक दिस इज़ व्हाट ज़हरा एंड आई यूज्ड टू डू एज वेल. तो ये एक रेज्यूमे की काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है. ये जितने भी वीडियोस के बारे में मैं डिस्कस करूँगा सबके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. ओके, सो आई थिंक माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि फ्रॉम द डे यू स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द जॉब एंड द डे यू गॉट योर फर्स्ट ब्रेक, उसके बीच की जर्नी बताओ कि मतलब कितने इंटरव्यू कॉल्स आए थे एंड क्या वो कन्वर्ट हुए थे या आपने खुद ही आपका मन नहीं था ज्वाइन करने का, वॉट एवर इट वॉज, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. ओके, सो जनवरी में मैंने सीरियसली थोड़ा अप्लाई करना शुरू किया एंड अराउंड फेब्रुअरी आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ वेरी स्मॉल बुटीक कंसल्टिंग कंपनी बट स्टिल एस्टैब्लिश्ड इन दिस रीजन. तो उसमें मेरा इंटरव्यू का एक राउंड हुआ एंड वो राउंड मेरा आई डिड नॉट प्रोग्रेस अहेड फ्रॉम दैट राउंड, बट वो राउंड मेरा लर्निंग पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट था बिकॉज इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ इंटरव्यूज आई हैड बीन गिविंग इन इंडिया. इंडिया में मैं बहुत इंटरव्यूज देती थी. मैं हमेशा से अप्रोच थी कि इवन इफ आई डिड नॉट वांट टू चेंज अ जॉब, मैं इंटरव्यू दे लेती थी बिकॉज इट्स ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. तो वो मेरा पहला इंटरव्यू जो था उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि यहाँ पे कैसे इंटरव्यूज थोड़े डिफरेंट होते हैं. एनीवेज आई डिड नॉट मेक द कट देयर. उसके बाद मुझे एक और कॉल आई फ्रॉम अ मिड साइज कंसल्टिंग कंपनी एंड वहाँ पे मेरे 2-3 राउंड्स हुए. Those rounds I think went well, but somehow it wasn't the right fit. I think at some point the business of that consulting company kind of went on hold on hiring. तो उन्होंने भी hiring process बहुत slow down कर दिया. यहाँ पे ये बहुत common है in fact, hiring freeze हो जाती है एकदम से and you stop hearing from the recruiter. तो ये situation आई. And I think if I'm not wrong, वो शायद UK का रोल था. That was not a role of Dubai, no, right? that is different. Oh, that is different. Okay, This was a Dubai okay, role. okay. वो UK का रोल भी आया था. Okay. फिर क्या हुआ कि मुझे जिस रोल में अभी मैं हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, इससे कॉल आई एट एंड ऑफ मार्च, लाइक लास्ट वीक ऑफ मार्च. एंड यहाँ पे जो है मेरे काफ़ी राउंड्स हुए, 5-6 राउंड्स हुए. एंड बाय राउंड्स आई डोंट मीन कि सब में मेरा कोई टेस्ट या एग्जाम लिया जाया था. Most of them were discussions with different people of the team at different grades. And I think उनका objective ये था just to try to understand what kind of a professional I am, what kind of work ethics I have. एक case study round भी हुआ था where they gave me a problem to solve. I had to solve it over a few days. I had to submit that and then present it. But that was just one. And इसमें पूरा 1 महीना लग गया. And by end of April I received an offer letter from this organization. At the same time जो आप UK का बात कर रहे थे, उसमें मुझे एक फार्मास्यूटिकल कंसल्टिंग कंपनी है, इट्स एन इंटरनेशनल फर्म, उनके यूरोप ऑफिस से आया था. दे हैड रीच्ड आउट. वो वाली कॉन्वर्सेशन भी स्टार्ट हुई एंड उसमें भी मेरे 1-2 राउंड्स हुए. बट क्योंकि मेरा दुबई में ऑलरेडी ऑफर लेटर आ गया था, आई थिंक बोथ ऑफ अस प्रेफर्ड मिडल ईस्ट ओवर यूरोप एट दैट पॉइंट. So I had told them that I don't want to pursue this further because you don't want to break bridges with people that you're already in a good relationship with. तो फिर वो वाला नहीं परस्यू किया था. बट हाँ, ये जो अभी मेरी करंट रोल है, ये अप्रैल एंड में मुझे ऑफर लेटर आ गया था. ओके. हाँ, आई रिमेंबर, आई थिंक जब तुम्हारे इंटरव्यूज़ वगैरह हो रहे थे तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ थे तुम्हारे. मतलब जनरली 5 इंटरव्यू मैंने तो यहाँ पर नहीं सुना है. इनफैक्ट मैंने भी जितनी जॉब्स यहाँ पर चेंज की है मोस्टली मेरे 1 या 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू ही हुए हैं. बट आई थिंक तुम्हारे 5 इंटरव्यू हुए थे. एवरी वीक वी यूज टू थिंक कि अच्छा आज ऑफर लेटर आ जाएगा या आज कन्फर्मेशन आ जाएगी. एंड एवरी वीक वो बोलते थे कि नहीं, यू हैव क्वालिफाइड द प्रीवियस राउंड, अभी एक और राउंड है. तो इज़ इट लाइक अ नॉर्म या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे केस में कुछ था, मे बी बिकॉज यू आर अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया, आप अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, देयर इज सम एक्स्ट्रा कॉस्ट एसोसिएटेड टू इट. तो क्या वो चाहते थे कि वो ज़्यादा श्योर हों बिफोर गिविंग यू एन ऑफर, या इट वॉज जस्ट बाई चांस के ज़्यादा इंटरव्यू राउंड्स हुए?
आई थिंक ये बहुत वेरी करता है रोल टू रोल, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग. तो इसमें कुछ सेट पैटर्न आप नहीं कह सकते हो कि एक ही इंटरव्यू होगा या 4 ही होंगे. एंड स्पेशली इन माई केस, मैं जिस रोल में अप्लाई कर रही थी वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एक नीश रोल था. देयर वर वेरी फ्यू रोल्स लाइक दैट. तो ऐसा नहीं था कि दे वर हायरिंग इन दैट रोल एवरी ईयर 5 to 10 पीपल. तो उनका एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड होगा. फॉर एग्जाम्पल अमेजोन जैसी कंपनी है जिसका काम ही है डेवलपर्स हायर करना, तो दे हैव अ वेरी स्ट्रीमलाइंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस. बट मेरा रोल एक नीश रोल था, तो दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू जस्ट हैव एज मैनी कॉन्वर्सेशंस विद मी. तो आई थिंक फॉर दैट रीजन मेरे मल्टीपल डिस्कशंस हुए. अगेन उनको राउंड्स कहना सही नहीं होगा बिकॉज दे हेल्प्ड मी एज वेल. मैं इतने लोगों से मैंने जब उसमें बात की, दे वर ऑल माई टीममेट्स लेटर, बट आई ऑल्सो काइंड ऑफ न्यू व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट आई वाज getting into. Okay. So it was helpful overall. Okay. Now I think the next is the very important question I have around your salary. So of course we are not going to discuss our exact numbers here for sure. But जो सैलरी आप इंडिया में आपको मिल रही थी, एंड जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया भी कि जनरली एक 2.5 टाइम्स का मल्टीप्लायर रहता है सैलरीज में. आपको क्या वो मल्टीप्लायर मिला, उससे बेटर मिला, उससे वर्स मिला? वुड यू लाइक टू शेयर दैट? हाँ, तो आई थिंक जो आपने 2.5 का मल्टीप्लायर बताया है, दैट्स वैलिड एंड दैट्स ऑल्सो वैलिड बिकॉज दैट होल्ड्स ट्रू फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड मेंटेनिंग द लाइफ स्टैंडर्ड. एग्जैक्टली. विच मीन्स कि अगर आपको इंडिया में कोई सर्टेन अमाउंट मिल रहा है बट उसका 2.5 टाइम्स या 2.5 गुना यहाँ मिल रहा है, तो आप सेम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाओगे. बट ज़रूरी नहीं है कंपनी आपको सेम ही दे. कई केसेस में कम भी मिलता है, कई केसेस में ज़्यादा भी मिलता है. एंड most of the times companies have their pre-defined budget for a role. वो एक रेंज में होता है, वो उसी रेंज में आपको ऑफर करते हैं. You have some scope of negotiation, but they don't go beyond that range. तो जो मेरे केस में ऑफर हुआ था, that was 4 times of what I was receiving in India. Okay, that's very nice. So yes, that was the kind of the multiplier you can say that I got at that point. Actually मेरा question ये next आपसे यही था कि did you also negotiate for your salary? Yes, but not too much. Okay. There were reasons for that. One, the number that they offered was very close to the number that I had in mind. But because you know that there is a scope for negotiation and this is highly recommended that you must, so there was some negotiation on my part. However, the overall package, एक तो देखिए सिर्फ ये भी होता है कि आपको मंथली सैलरी कितनी मिल रही है, बट देयर आर अदर बेनिफिट्स एज वेल, बोनस, इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस, relocation, all of that. So keeping all of that in mind, I felt it was a good offer, therefore I accepted it. Okay, I think you also touched briefly upon the salary negotiation की एक रेंज होती है. आई थिंक बहुत से लोगों को, आई थिंक इंडिया में भी ये चीज़ होती होगी, बट मैं यहाँ पर ये भी चीज़ बताता हूँ कि जैसे एक यहाँ पर हर एक रोल के लिए, स्पेशली जो बड़ी कंपनीज हैं, उसमें एक सैलरी रेंज होती है. फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से किसी कंपनी में अगर आप मैनेजर हो, सीनियर कंसल्टेंट हो, जो भी हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो उनका एक ब्रैकेट होगा. फॉर एग्जांपल, जस्ट एज एन एग्जांपल, लेट्स से अगर उनका ब्रैकेट है 25,000 to 30,000 दिरहम्स, अब उसके बीच में ही वो आपको सैलरी ऑफर करेंगे. ऐसा नहीं है कि अगर आपने बोला कि मेरे को 35 चाहिए तो वो आपके लिए स्ट्रेच कर देंगे. मे बी वो आपको नेक्स्ट अपग्रेड ऑफर करके, नेक्स्ट जो हायरार्की है वो ऑफर करके आपको 35 दे सकते हैं इफ़ यू आर रियली दैट गुड. बट अगर आपको लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल ही ऑफर हुआ है एंड उसी के लिए आपने इंटरव्यू किया, तो आपको उस रेंज में ही सैलरी मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, उससे कम भी नहीं मिलेगी. Okay, so moving on, I think my next question is कि after you got your offer letter, you resigned, and then how was your journey? Like, how did your company help you in moving to Dubai? क्या क्या benefits उन्होंने दिए आपको? Because also I think ये बहुत important है हमारे viewers के लिए ये भी जानना है कि अगर आप इंडिया से मूव होते हो यहाँ पर तो क्या assistance मिलती है? It's a foreign country, तो लोगों को चाहिए होती है थोड़ी सी assistance मिल जाए. So can you throw some light on that, please? Yes. So आफ्टर आई रिजाइंड, मेरी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं थी वहाँ पे 2 months का नोटिस पीरियड था, एंड द ज्वाइनिंग डेट दैट आई अग्रीड हियर वाज आफ्टर 2 months. During these 2 months there are several legalities or formalities that you have to do जो UAE स्पेसिफिक है, which means कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ के लेबर लॉज से रिलेटेड है. Then there were some small things that I had to do related to the organization जिसको मैं ज्वाइन कर रही थी, उनकी जो requirements थी.
तो आई जस्ट क्विकली टच अपॉन जो लीगल रिक्वायरमेंट्स मुझे उस टाइम पे कंप्लीट करनी थी. There is one thing called as degree attestation, which is जो आपकी educational qualification के certificates हैं, whatever degrees you have, you need to get them attested from various sources within India, government sources, and then also from UAE. इसमें मेरी दुबई की organization ने assist किया था, which is that they provided a service, courier service, जिसमें somebody came to my house, I gave them my degree, ये सारे attestation हो गए. उसमें end-to-end attestation था, the part of India attestation as well and the part of attestation done in UAE as well, right? हाँ, उसमें end-to-end था, but because we knew that we wanted to pursue this, हमने जो एक अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे अटेस्टेशन कराना होता है वो हमने पहले ही करा लिया था. बट उसमें एंड टू एंड अटेस्टेशन था एंड दैट कॉस्ट वाज कवर्ड बाय देम. अगेन ये सब नहीं करते हैं, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था. बट इफ योर एम्प्लॉयर्स कवरिंग दिस और नॉट, दिस इज समथिंग यू हैव टू डू, सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस. इसके बाद जो चीज़ें आपके सिंस वी वर मूविंग टुगेदर, उसमें यू नीड टू शो योर रिलेशनशिप प्रूफ. So marriage certificate attestation, those kind of documents. उसका भी this was covered by my organization. अगर वो नहीं cover होता, we had to do it ourselves. If you have children, then you need their birth certificates, those kind of things. तो ये सारी चीज़ें ये हो गई. वीज़ा से रिलेटेड अगेन मुझे कुछ नहीं करना था. They just needed my basic documents such as passport etc. वीज़ा एप्लीकेशन हमेशा एम्प्लॉयर ही करता है. दे गिव यू एन एंट्री परमिट जिससे आप फ्लाई करके दुबई में लैंड करते हो एंड देन यहाँ आके वो कन्वर्ट हो जाता है इन योर वर्क वीज़ा. तो दैट्स द स्टैंडर्ड प्रोसेस. फ्लाइट टिकट्स भी उन्होंने ही दिए थे, सो आई डिड नॉट हैव टू डू एनीथिंग. वन बिग बेनिफिट दैट आई गॉट was relocation of home goods. So based on the size of your family, they give you a certain allowance जिससे आप अपना घर का सामान, for example, your furniture, kitchen stuff, anything that you want to get shipped, वो आप करवा सकते हो. ये सारी कंपनीज नहीं देती हैं, लेकिन ये मेरी कंपनी. So I think we got 8 cubic meter of space, if I'm not wrong. Yes, I think something around those lines. And then we got a lot of our appliances and the kitchen stuff shifted to UAE. Because anyway, I think हमारी उस वक्त we got newly married, so we had a lot of new stuff anyway in the house. So and you can get whatever you want. For example, one of my colleagues, he had a family of 3. They also had a daughter. उनकी allowance काफ़ी ज़्यादा थी, right? वो काफ़ी ज़्यादा सामान ले आए थे अपने साथ. तो that was a good benefit, क्योंकि यहाँ आते फिर हमको सारी चीज़ें एकदम से नहीं खरीदनी पड़ी. It was a convenience for us that ways. तो ये एक benefit मिला था. तो guys, I think मैं यहाँ पर ये भी highlight करना चाहता हूँ कि जैसे अभी ज़रा ने बताया, ये सारे benefits जो हैं, इसमें से कुछ benefits हैं जो standard हैं. For example, visa is standard, सारी companies देती हैं. पहले एक entry permit देती हैं which is valid for 60 days. उसके basis पे you can come here and you can also work. अगर कोई कंपनी आपको ये बोल रही है कि विजिट वीज़ा पे आ जाओ, शुरुआत में काम करो एंड देन आपका हम वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ नॉट द प्रोसेस. देयर इज़ अ सेपरेट एंट्री परमिट विच ऑन विच यू कैन ऑल्सो वर्क. तो वो आपको मिलता है एंड देन यू कम हियर एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू वर्क वीज़ा. दैट्स वन. फ्लाइट्स भी मोस्टली सारी कंपनीज दे देती हैं, बट दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, दिस इज़ नॉट बाउंड बाय लॉ. उसके अलावा जैसे रीलोकेशन अलाउंस वगैरह है, होटल, आई थिंक हमको 1 महीने का होटल भी मिला था, that is another benefit. So we got this, again varies. So my organization gave us 30 days to 1 month of hotel accommodation for me and the family. So the people who had bigger families, उनको बड़ी accommodation भी मिली थी. I know a lot of other people जिनको कम टाइम का मिला है. For example, they got for 2 weeks as well. But दूसरी कंपनी में, वो दूसरी कंपनी में. And there are also some companies जिनके अपना accommodation होता है. वो जो है अपनी accommodation में आपको for some time they let you stay there at maybe a discounted rate or for free. It could be for 2 weeks or 1 month, and उसके बाद आप अपना देख सकते हो. But हाँ, ये मैंने देखा है कि most of the companies provide some sort of support in terms of accommodation when you're coming here. And we also got a very interesting benefit was that यहाँ पे आने के बाद हमको assistance मिली in finding homes and then actually renting one, which was very helpful because जब हम starting में आए हमको इतना ज़्यादा idea नहीं था कि कौन से areas अच्छे हैं रहने के लिए. And हमने जब ढूंढ भी लिया, then what are the documents that we need to be aware of to make sure that we have the right contracts
when we are getting a और house कोई on इतना rent. अच्छा चैनल भी नहीं था हमारे पास, केतन ब्लॉग्स टाइप का, जो हमको बता सके क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, राइट? हाँ, but like even after this you need some guidance Right. कि आप confidently you're putting in so much money, यहाँ पे rents इतने ज़्यादा हैं, Yeah. तो आप जब साइन कर रहे होते हो तो वो जो हमारे पास एक सपोर्ट था, so there was this lady with us who made sure that हम किसी भी अपार्टमेंट को फाइनलाइज करने से पहले she makes all the checks, all the paperwork is correct. Before we signed, she made sure कि हमने जितने भी payments किए हैं वो सही account में गए. So that gave us a lot of confidence Yeah. being new in the country and not knowing anything about the laws here. बाय द वे, अगर लेट से आप यूएई मूव होते हो और अगर लेट से आपकी कंपनी ये सारे बेनिफिट्स आपको नहीं दे रही है, जैसे कि हमने बताया कि ये मुझे ऐसा लगता है थोड़े स्पेशल बेनिफिट्स ही हैं जो ज़्यादातर कंपनीज नहीं देती हैं, मतलब मैंने और किसी कंपनी के बारे में नहीं सुना जिसने ऐसे बेनिफिट्स दिए हो। तो अगर आपको ऐसे बेनिफिट्स खुद से भी चाहिए तो आप थोड़ा सा इंटरनेट रिसर्च करके ऐसे खुद से पे करके भी ये बेनिफिट्स ले सकते हैं, अगर आप इफ़ यू रियली वांट टू बी श्योर कि आपको कोई हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए इन फाइंडिंग अ गुड होम इन यूएई, तो इस तरह की कंपनीज हैं जो आपकी इसमें हेल्प कर सकती हैं, बट देन यू हैव टू पे आउट ऑफ योर ओन पॉकेट. These are called relocation Consultants, right? Yeah. Okay, I think the next question is that how was your experience after joining? Like, what you expected in the interviews? Was it something same that you got here, या फिर कुछ अलग था? I would say काफ़ी अलग नहीं था. After I joined, what happened was because I had those 5 to 6 discussions, तो मैं काफ़ी लोगों से बात कर चुकी थी online ही, and I knew their names, I knew their roles, so I was excited to meet them. There were a lot of positives for me being in a new city, being in a new country. तो मेरी team में around 10 to 12 लोग थे, and surprisingly all of them were from different countries. Okay. Like we had people from 10 to 12 different countries working together, and it was very interesting because everybody was kind of an outsider and in a completely different country. तो बहुत ही अच्छा सा environment रहता था. There were so many things that you could learn from each other, and it's also very different from India. तो मैंने इंडिया में mostly NCR में ही काम किया है, and most of the people that I've worked with were either from the same city or around that region. तो when you join, there's some things that you know कि ठीक है ये assume करके आप चलते हो सबको पता ही होंगी. Right. But यहाँ पे when I was telling my stories which were from India, I had to give them context. I was learning from their experiences. They were also coming from different companies in different countries. Working styles में बहुत difference था. तो काम के perspective से it was fine. I mean, आपको काम कैसा लगता है वो अपना है, बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था in terms of dynamics and cultural इंटीग्रेशन जो मैंने यहाँ देखा. So I think what you also mean to say is कि एक पर्सनल लेवल पे काफ़ी ग्रोथ होती है when you are able to see and talk to people from different parts of the world, you are able to understand their horizon well. तो I think आपको ये पता चलता है कि अच्छा how are different people thinking, right? तो I think वो एक पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी ग्रोथ होती है, इससे हमको Exactly, your personality as well changes because अभी तक के आपने जितना भी देखा या सीखा था वो mostly Indian से था. I mean, how many of us in India have international colleagues working and sitting with us? Yes, we interact with people on calls who are in different countries. But वो फिर वर्क रिलेटेड कॉल्स होती है और फिर बस दैट्स इट. हाँ, तो यहाँ पे जब आप आते हो ये चीज़, एंड इनफैक्ट अगर आप पढ़ने भी बाहर जाओगे तो आपको सिमिलर एक्सपीरियंस होगा. वैसे ही था कि I came here to work and I got that international exposure within my team. Makes sense. Okay. So I think the last question is that are you still working for the same company or have you switched? No, I'm still working for the same company. And I have not switched. जब ऐसे बेनिफिट्स दे रही कंपनी तो ऑफ कोर्स स्विच करना अच्छा नहीं लगता. हाँ, मतलब एक्चुअली पता है जब आप ये बेनिफिट्स इन द एंड आई थिंक इट्स जॉब सेटिस्फैक्शन. आपको कोई भी बेनिफिट मिलता है आपको कुछ दिन तक अच्छा लगता है. राइट. उसके बाद योर डे टू डे वर्क, द पीपल दैट यू वर्क विद, यही दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं. सो इन माई केस thankfully वो सब सही रहा. The people that I have been with have been very supportive. अच्छा work environment मिला है, and the work has also been challenging and motivating. I think the reason that you changed was always one or the other thing was not in your favor. तो आई थिंक यही दो मेन चीज़ें होती हैं. बेनिफिट्स कुछ दिनों बाद फिर आपको इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं देते. Makes sense. I think just one last point because I believe a majority of my audience is watching this from their home country and they also want to relocate to UAE. So maybe what is your, let's say, one sentence of wisdom that you would want to give them? Do this, and then I mean this is something that helped you
So would you like to share that? I don't know if I have any wisdom to share, but I Okay. can only share my experience. Yeah. So, from my experience, when you're applying from India or wherever you're based, आप ये समझिए कि दुबई एक बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल सिटी है. यहाँ पे सिर्फ आप नहीं अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे हैं. तो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिक्रूटर. अपने हिसाब से मत सोचिए कि मैंने बहुत अच्छी CV बनाई है जो इंडिया में तो चल जाती, बट आप ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो दुबई में बैठा है, जिस इंडिया कभी गया नहीं, जिसने आपके शहर का नाम या आपकी कंपनी का नाम नहीं सुना. तो हाउ विल दैट पर्सन सी योर CV? Because that CV is everything that you're submitting. So that's one main thing that I would like to say. And another thing that I would like to add here is that it's not worth risking. जो लोग कहते हैं कि मैं जॉब छोड़ के दुबई आ जाऊँ, बट आप जॉब छोड़ के दुबई आके क्या करेंगे? क्योंकि इवन इफ यू नो, ऐसा नहीं है यहाँ होने से आपके कोई इन पर्सन इंटरव्यूज हो जाते हैं. Exactly. आई थिंक वी रेयरली हैड एनी इन पर्सन इंटरव्यूज. आई हैव नॉट सीन पीपल जो यहाँ होते हैं और वो जाके ऑफिस में इंटरव्यू देते हैं. सारे वर्चुअली ही होते हैं. तो आप कहीं भी बेस्ड हो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाउ गुड योर CV इज़ और हाउ गुड योर प्रोफाइल इज़ or how relevant it is to the job opening, I think that makes most impact. Okay. I think thank you Zahra. This is all the questions that I had for you. काफ़ी ज़्यादा formal setting हो गई है. And guys, again thank you to Zahra. And अगर आपको Zahra के साथ और ऐसी videos चाहिए, I think थोड़े और personal vlogs type के चाहिए, so do let us know in the comments below. अब Zahra ने already debut कर दिया channel पे, तो most probably ये बाकी videos में भी आती रहेंगी. And I think yeah, that's it. Thank you Zahra for your time. You're welcome. Okay, thank you guys. Thank you for watching.